हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने को कह रहा है। वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर, मतलब हमें थोड़ा ही कहना है इस मैटर में। तो अ लिटिल इज़ टू बी सेड इन दिस मैटर, ऐसा हो जाएगा। लिटिल से शुरुआत हो जाएगी, वी हैव है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए लिटिल, फिर यहाँ हो जाएगा हैज़ टू बी सेड इन दिस मैटर। ये आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में दिखेगा, तो थर्ड करेक्ट है। अगले में चले तो वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, कैट्स से कोई भी चीज़ पर्टेन करे, उससे रिलेटेड हो, तो उसे हम कहते हैं फेलाइन। फेलाइन होता है रिलेटेड टू कैट्स। उसी तरह अगर आप देखिए केनाइन जो होता है वो होता है कुत्ते से रिलेटेड, बोवाइन जो होता है वो गाय से रिलेटेड, और ट्यूराइन मतलब होता है बैल से संबंधित। फर्स्ट करेक्ट है। अगर अगले में देखें आप तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछ रहा है, तो एक एक करके देखिए। गिल्टी सही लिखा हुआ है, गिल्टी माने दोषी। एग्री भी ठीक है, AGR। अटेम्प्ट यहाँ गलत है, यहाँ पे डबल टी होता है, ATTEMPT। अटेम्प्ट मतलब जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उसी को अटेम्प्ट कहते हैं। और फिर एडमिट मतलब कि स्वीकार करना, कुछ मान लेना। तो थर्ड करेक्ट था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे कह रहा है वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करो, पढ़ते हैं। डीलिंग विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, किसी चीज़ को मतलब एक प्रैक्टिकल या सेंसिबल वे में डील करने को हम कहते हैं प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब टू डू थिंग्स इन अ सेंसिबल वे। स्टोइक मतलब क्या होता है? स्टोइक मतलब जिसके अंदर कोई खास भावनाएं नहीं होती हैं, उसे आप स्टोइक कहेंगे। स्केप्टिक होता है जो संशयवादी हो, चीज़ों के बारे में सोचे। सिंक मतलब होता है जो कि आलोचक हो, हर चीज़ में शक करने वाला। फोर्थ करेक्ट था। अगले में आपसे अंडरलाइन पार्ट का सिनोनिम पूछ रहा है। सचिन तेंदुलकर वॉज एन इंडिस्पेंसिबल मेंबर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन हिज डेज। इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या होगा? इंडिस्पेंसिबल मतलब होगा बहुत ही अहम, एसेंशियल। सिनोनिम क्या हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड। सचिन तेंदुलकर एक अहम हिस्सा था टीम का। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक। मोटिवेशनल माने जो आपको मोटिवेट करे कोई चीज़। फंक्शनल मतलब कोई फंक्शनल चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगले में चले तो देखिए अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। नीना हैज़ नॉट येट लर्नड हाउ टू स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। नीना ने अब तक सीखा नहीं है। क्या नहीं सीखा? मतलब यहाँ पे ये जो है ये एक तरह का ईडियम है, स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इम्प्रूव हर एब्सर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली। अभी तक उसने मतलब थोड़ा गंभीर होके और सीरियस होके और अच्छे बिहेवियर से बात करना अभी तक सीखा नहीं। ये चीज़ बता रहा है। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नर। उन्हें एक रिवॉर्ड दिया गया गवर्नर के द्वारा उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। वॉज है सेंटेंस में, तो पास्ट की बात हो रही है। तो देखते हैं, यहाँ पे वॉज है, ठीक है। द गवर्नर गेव हिम अ रिवॉर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द गवर्नर रिवॉर्डेड हिम, अब ये देखिए अधूरा है, तो इसीलिए ये तो गलत हो जाएगा। रिवॉर्डेड बाय द गवर्नर एज ही कॉन्ट्रीब्यूट, ये भी गलत है, उल्टा सीधा सेंस दे रहा है। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द गवर्नर, तो ये थोड़ा सेंस नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ शुरुआत हमारा ऑब्जेक्ट से होता है ना, तो द गवर्नर से होना चाहिए। द गवर्नर गेव हिम अ रिवॉर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें तो अंडरलाइन पार्ट का अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है। एट टाइम्स डेविड बिहेव इन अ वेरी ऑब्ट्यूरेट मैनर टू किड्स। तो ऑब्ट्यूरेट मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी स्टबर्न, जो बदले ना, एकदम सेम ही सा रहे। तो उसके लिए हमारे पास एक और शब्द है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब भी ज़िद्दी होता है, स्टबर्न होता है, जो बदले ना। फोर्थ करेक्ट है। डेविड भी कई बार बच्चों मतलब इन अ वेरी ऑब्ड्यूरेट मतलब एकदम स्टबर्न मैनर में किड्स के साथ बिहेव करता था। ट्रस्टिंग मतलब भरोसा। एनवियस मतलब ईर्ष्याल, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यापूर्वक। और एमिकेबल माने फ्रेंडली। फोर्थ करेक्ट था। आगे चलें तो एंटोनिम पूछ रहा है शब्द फोमेंट का। फोमेंट मतलब होता है एगिटेट, किसी को उत्सुक करना, भड़काना। तो उसके लिए हमारे पास क्या शब्द होगा? उसके लिए होगा हमारे पास रेगुलेट। रेगुलेट मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना। फोर्थ करेक्ट, सेकंड करेक्ट है आपका। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता, करीब। सेपरेशन अलगाव, और रिमोटनेस भी मतलब दूरी। सेकंड करेक्ट है। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द हॉस्टाइल का। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब होता है कोई शत्रु, है ना, शत्रु पूर्वक हो या शत्रुता हो किसी के साथ, दुश्मनी। तो उसके लिए हमारे पास फ्रेंडलीनेस या फ्रेंडली, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। डाउटफुल मतलब संशय करना। इनकोहेरेंट असंगत मतलब संगति में ना हो। और ईगर माने बहुत ही उत्सुक।
अगले में देखें 11th में, तो आपसे ईडियम का मीनिंग पूछ रहा है, गिफ्ट ऑफ द गैब इसका मतलब पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। राहुल वॉन द एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन, ही इज़ लकी टू बी ब्लेस्ड विथ द गिफ्ट ऑफ गैब। राहुल ने एक्सटेम्पोर का कॉम्पिटिशन जीत लिया, क्यों? क्योंकि वो लकी था, क्योंकि उसे गिफ्ट ऑफ गैब मिला। गिफ्ट ऑफ गैब मतलब क्या होगा? बोलने का एक बहुत बेहतरीन मतलब एक टैलेंट। यू गॉट द टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग वेल, उसे आप कहेंगे गिफ्ट ऑफ गैब, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलें तो देखिए अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करने को कह रहा है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वंस सेल्फ वर्थ। ये वाला पार्ट चेंज करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब यहाँ पे देखिए हैव लिखा हुआ है, जबकि यहाँ होगा हैज़। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक सिंगुलर चीज़ है ना, तो इसलिए हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट, इफेक्ट विद एन ई, अंतर रहता है इफेक्ट और इफेक्ट में। एक इफेक्ट जो ए वाला होता है, AFFECT, ये इफेक्ट होता है किस तरह का? इन्फ्लुएंस, है ना, आपको जो असर करे आपके ऊपर, टू हैव इन्फ्लुएंस। और ये वाला इफेक्ट जो है, ये होता है कोई तरह का आउटकम। ये इफेक्ट आउटकम, ये वाला इफेक्ट आपके ऊपर असर, और इससे रिजल्ट, ये इफेक्ट है रिजल्ट, ये है इन्फ्लुएंस, जो आप पे असर पड़े। तो इसका मतलब होता है प्रभावित, और इसका मतलब हुआ प्रभाव, अगर हिंदी में देखें तो प्रभावित करना और प्रभावित होना। आगे चलते हैं, अगले में देखिए आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द कैस्केड का। तो कैस्केड का क्या मतलब होता है? कैस्केड मतलब एक तरह का मतलब वाटरफॉल सा टाइप का होता है ना, पानी जहाँ से बह रहा हो, उसके लिए सिनोनिम हुआ हमारे पास यहाँ पे वाटरफॉल। ये भी जल प्रपात की तरह ही होता है एक तरह का। तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना। आर्केड, ये दुकानों की पूरी एक लाइन सी रहती है, उसे आप कहेंगे। और गार्डन माने आपका बगीचा। 14th में भी वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ते हैं। दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, वैसी चीज़ जो अब एग्जिस्टेंस में बिल्कुल भी ना हो, उसे आप कहेंगे एक्सटिंक्ट, समाप्त हो गई जो चीज़, ऑप्शन 4। रिमूव्ड मतलब कि हटाया गया, वैनिश्ड गायब हो जाना, और डिस्ट्रॉयड माने ध्वस्त, नष्ट कर देना। 4 करेक्ट था। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए PQRS आ गया, जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस है, उसे हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है। तो एक बार रफली पढ़ के देखते हैं। इट रेगुलेट्स, इट ओनली, द फिजिकल और इट रेगुलेट्स, मतलब कि थर्ड से शुरुआत होनी चाहिए। थर्ड से शुरुआत सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर 2, तो यही आपका आंसर भी होगा। पढ़ के देखते हैं। द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी इंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी, मतलब जो आपका फिजिकल बेनिफिट्स है योगा का, आप उसे पूरी जीवन भर उससे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं बिना किसी रिस्क या इंजरी के। ठीक है, आगे बढ़ें तो लिखा है इट ओनली रिक्वायर्स अ फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ प्रॉपर बॉडी मोशंस एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? प्रॉपर बॉडी के मोशंस और एक ब्रीदिंग टेक्निक, जिससे कि आप योगा करते हैं। फिर देखें तो फिर लिखा है D, इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी, द इंटेलेक्ट एंड द स्पिरिट, या आपके बॉडी का जो इंटेलेक्ट है, आपका जो स्पिरिट है, उन सबको चीज़ों को रेगुलेट करता है। और लास्ट में इट रेगुलेट्स द ऑपरेशंस ऑफ बॉडी organs and protects the body and mind from becoming unbalanced as a result of negative circumstances and unhealthy lifestyle। तो ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है बॉडी के ऑर्गन्स को और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इट नॉट ओनली जस्ट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द माइंड फ्रॉम बिकमिंग अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस नहीं रखता है उसे, एक नेगेटिव चीज़ों से दूर रखता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी दूर रखता है, आपको फोकस रखता है अपने लाइफ के हेल्थ के ऊपर। सेकंड करेक्ट है। आगे चलें तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। लिखा है डेफिनेशन ऑफ डैश आर सब्जेक्टिव टू वेरियस इंटरप्रिटेशंस। डेफिनेशन ऑफ व्हाट? सॉवरेंटी। सही स्पेलिंग होती है SOVEREIGNTY, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मतलब क्या होता है? संप्रभुता। जैसे इंडिया जो है एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेंटी की सही स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर आपको 3 में लिखी हुई है। आगे चलें तो देखिए 17 क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करो, पढ़ते हैं। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हर लिंक्स। मैंने उन्हें सिर्फ हिंट देते हुए नहीं बट लिंक्स देते हुए भी हेल्प किया है। आई हैड, देखिए नॉट ओनली हेल्प्ड हर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नॉट ओनली के साथ शुरुआत नहीं होगी। हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, ये वाला ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से शुरुआत करता है, आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय दिस बट ऑल्सो बाय दैट, इस तरह का सेंस आता है, इसीलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको फिल करना है, पढ़ते हैं। शरत इज ऑलवेज डैश अबाउट शोइंग अप वर्क बिकॉज ही बिलीव्स दैट टार्डिनेट्स गेट्स अप नो वेयर, मतलब शरत इज ऑलवेज शोइंग अप फॉर वर्क, मतलब अपने ऑफिस पहुंच जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या शब्द आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए पंक्चुअल, जो हमेशा समय पे पहुंच जाए। शरत जो है वो काफ़ी पंक्चुअल है, क्योंकि वो सोचता है
टार्डनेस मतलब आप जो थके हारे और पड़े रहेंगे तो फिर उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं, आप कहीं नहीं जाते उससे। फर्स्ट करेक्ट है। पेशेंट मतलब क्या होता है, धैर्यवान। सिलेक्टिव मतलब सेलेक्टिवली आप किसी चीज़ को चूज़ करते हैं तो उसे सिलेक्टिव कहते हैं। और ड्राउजी मतलब जो नींद में पड़ा हो। आगे चलें तो आपसे पूछ रहा है सेंटेंस में क्या एरर है। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। द इंजीनियर नहीं, यहाँ पे एन इंजीनियर होता है, इंजीनियर के साथ एन आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट है। आगे चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है। वही इनकरेक्ट पार्ट बता रहा है आपको सेंटेंस में। मास्टर सैम इज़ अ हैवीएस्ट, इज़ अ नहीं इज़ दी हैवीएस्ट, है ना, सुपरलेटिव हो गया। बॉय इन ग्रेड 12 इज़ अ हैवीएस्ट, यही गलती है। अब चलते हैं हम पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू है, तो पढ़ते हैं। तो लिखा है अ डांस विच इज़ क्रिएटेड और कोरियोग्राफ्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग डैश द टेनेंट्स ऑफ द नाट्य शास्त्र इज कॉल्ड क्लासिकल डांस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक तरह का डांस जिसको कि कोरियोग्राफ किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग ऑफ द टेनेंट्स, अकॉर्डिंग फॉर द टेनेंट्स, अकॉर्डिंग टू द टेनेंट्स, अकॉर्डिंग टू होता है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट जाएगा। अकॉर्डिंग के साथ टू जाता है। उस तरह के डांस को जो कि कोरियोग्राफ या परफॉर्म किया जाता है मतलब टेनेंट्स के हिसाब से, उसी को हम नाट्य शास्त्र में क्लासिकल डांस फॉर्म कहते हैं। थर्ड करेक्ट है। आगे चलें तो लिखा है द टू ब्रॉड डैश ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर द तांडवा एंड द लास्या। द टू ब्रॉड क्या क्राइटेरिया, एस्पेक्ट, ऑप्शन या डिस्प्ले। तो क्या होगा यहाँ पे, द टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स की बात की जा रही होगी यहाँ पे, क्योंकि यही बेहतर फिट हो रहा है, ऑप्शंस की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ, तो इसलिए ये तो होगा नहीं, फर्स्ट करेक्ट होगा आपका इसमें। क्राइटेरिया की भी बात नहीं हो रही है, डांस के फॉर्म्स की बात हो रही है, तो एस्पेक्ट ही यहाँ पे ज़्यादा बेटर जाएगा। और वो दो एस्पेक्ट्स क्या क्या है, एक है तांडव और एक है लास्य। पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ द तांडव, तांडव में आप पावर और फोर्स से डांस को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेस एंड डेलिकेसी ऑफ द लास्य, और लास्य जो है उसमें आप ग्रेस और डेलिकेसी के साथ डांस को परफॉर्म करते हैं। आगे चलें तो यहाँ लिखा है तांडव इज डैश विथ शिवा एंड लास्य विथ पार्वती। तांडव इज एसोसिएटेड है ना, क्योंकि ये लिंक्ड है ना, एसोसिएशन बता रहा है। तांडव जो है वो शिव जी करते थे, वही लास्ट जो डांस था वो पार्वती माता करती थी, तो इसीलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें तो लिखा है डांस विच इज़ प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड नृत्य एंड डांस विच इज़ डैश इन नेचर इज कॉल्ड नृत्य। डांस विच इज़ क्या होगा यहाँ पे, शब्द अगर देखें वेजिटेटिव जो होता है तो ये तो वनस्पति से रिलेटेड, इससे तो कोई मतलब होता नहीं। इसके बाद ये कोमोडियस लिखा हुआ है, कोमोडियस मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, ये भी कोई रिलेशन नहीं दे रहा, डांस में विशाल माई चीज़ की कोई बात हो नहीं रही। और हैप हैज़र्ड मतलब होता है बेतरबी, मतलब उल्टा सीधा, कोई ढंग ना होना, तो ये तीनों ही गलत हो गए। तो इन एलिमिनेशन से हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट होगा। इंटरप्रिटेटिव जो आपको नेचुरल सेंस को दिखाए, जो आपको एक्सप्रेसिव ज़्यादा डांस फॉर्म हो, उसे हम नृत्य कहते हैं। और नृत्य क्या होता है, जो प्योर मूवमेंट वाला डांस होता है। आगे चलें तो अ डांसर इन द क्लासिकल ट्रेडिशन हैज़ टू हैव ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर ही और शी कैन बिकम टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। एक डांसर जो कि क्लासिकल ट्रेडिशन में डांस सीखता है उसको काफ़ी साल देने पड़ते हैं स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले। यहाँ लिखा है द फोर मेन डैश ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया आर, मतलब फोर मेन क्या हो सकता होगा, फोर मेन कैरेक्टर्स, टर्मिनोलॉजीज, फंक्शंस या स्कूल्स। यहाँ पे फोर मेन स्कूल्स होंगे, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस है ना आपके डांस के, तो इसीलिए फोर मेन स्कूल्स कौन कौन से हैं। एक तो आपका हो गया ये भरतनाट्यम, एक हो गया कथकली, एक मणिपुरी, एक कथक। और इसमें भी भरतनाट्यम इज़ दी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म है इंडिया का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो बाकी वीडियोस को फॉलो अप करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।